Good afternoon, friends, and welcome to this second session of Geometry 2 in the PRMO series that Vidyamandir has launched. And I welcome you all on behalf of Vidyamandir classes. तो हम शुरू करते हैं. एक चीज मैं और बोलूंगा, आप चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं, बट मैं चैट को एक्सेस करूंगा आफ्टर द स्ट्रीम. आपको वहां पे 10-15 मिनट का वीडियो ऑप्शन मिल जाएगा, एक विंडो दे देंगे 10-15 मिनट की. आप 10-15 मिनट उस पर चैट करिए, जो भी मुझे लगता है कि सुटेबल चैट्स है मुझे आंसर करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली उनको आंसर करूंगा. लेट अस बिगिन दिस सेशन ऑफ ज्योमेट्री 2 इन द पीआरएमओ सीरीज राइट नाउ. चलो देखते हैं भाई पहला कंसेप्ट क्या है. चलो आज की क्लास का पहले फ्लेवर दे देता हूं आपको. आज की क्लास में ना सर्कल्स बहुत ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं कि भाई हम पहले कुछ बहुत ही बेसिक रिजल्ट से शुरू करते हैं. लेकिन मैं जब भी बेसिक रिजल्ट बोलूं आपको याद रखना है, every basic result can be applied to any question that have appeared in PRMO. सिर्फ बोलूंगा नहीं, कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद उसी कंसेप्ट को हम PRMO के क्वेश्चन में लगा के देखेंगे. ध्यान से देखते हैं. चलिए, इन रेडियस ऑफ राइट ट्राइंगल. अब यार पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें भाई इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले ये देखते हैं. सबसे पहले मुझे दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है मुझे, इन सच अ वे दैट एंगल एबीसी इज 90 डिग्री. एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, ये बात आपको दिखती है. ठीक है भाई. उसके बाद हमें यहाँ पे ना दो साइड्स की लेंथ दी हुई है, द परपेंडिकुलर साइड्स. ए बी इज ए एंड बी सी इज बी. ये आपको बताया हुआ है कि जो पूरा ए बी है दैट इज ए, दिस होल थिंग इज ए, एंड सिमिलरली बी सी इज बी. ये आपको बताया हुआ है. ठीक है भाई. साथ में आपको ये बोला हुआ है कि आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. और हम यहाँ पे टारगेट क्या कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं वी नीड टू फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी. जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो कुछ बच्चे यहाँ पे सीनियर लेवल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 10th लेवल पे, ये 11th लेवल पे, तो उनको लगेगा यार ये क्या बच्चों वाली बात पढ़ा रहे हैं. बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, जैसे ही तुम ये पढ़ लोगे वैसे ही पीआरएमओ का क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल इसी फंडे पे बेस्ड. पूरा ध्यान से देखना. इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने का एक प्रोसेस है छोटा सा, वो सीख लेते हैं फटाफट. तो भाई हमारा क्या मेथड रहेगा? पहले मेथड देख लेते हैं, फिर रिजल्ट याद कर लेंगे. रिजल्ट बहुत जरूरी होगा, उसको आप रिटेन कर सकते हैं. इट इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन अ राइट ट्राइंगल फॉर फाइंडिंग द इन रेडियस. ओके. अब यार सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं. जैसे अगर मैं इन रेडियस को आई पी, आई क्यू, ये सब आपको दिखता है, पी बी, ये सब इक्वल होगा, एंड क्यू बी, इसको मैं स्मॉल आर ज्यूम कर लेता हूं. एंड ऑब्वियसली आई नो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी बी क्यू आई इज अ स्क्वायर. उसको प्रूव करने की अभी हमें जरूरत नहीं है. एज वी कैन सी ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट मस्ट बी अ स्क्वायर. सो द स्क्वायर दैट इज विजिबल टू यू इज दिस येलो शेडेड पोर्शन ओवर हियर. दिस फिगर ओवर हियर आई एम टेलिंग यू इट इज अ स्क्वायर. आपको मेरे ख्याल से ये चीज आराम से ऑब्जर्व करने में आती है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, if I can mark R over the figure over here, तो मैं R को कैसे मार्क करूंगा? R R R R. ठीक है भाई. अच्छा, अब ध्यान से देखना, मुझे पूरा ए बी जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था मुझे ए. तो अगर उसमें से R हट गया तो मेरे पास जो ए पी आया दैट वुड बी ए माइनस आर. आराम से ऑब्जर्व कर लो. सिमिलरली व्हेन यू ऑब्जर्व सी क्यू दैट वुड बी बी माइनस आर. आराम से ऑब्जर्व कर लेना. तो यहाँ पे हम मेथड में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. AP is A minus R and BP is sorry and CQ is B minus R. ठीक है भाई. चलो, अब यार जब आपने AP देख लिया, CQ देख लिया, अब आप क्या बोल सकते हो? we know AP is equal to AR and CQ is equal to CR. Why? ये आपको अपने आप आंसर करना है. अपने आप सोचिए फटाफट इसको. You must know this reason because the tangents which are drawn to a circle from the external point are equal in length. The two tangents that you see over here from the external point A must be equal in length. If it is drawn from an external point to a circle, the tangents, the pair of tangents are of equal length. Similarly, from the point C, you can say CR equals to CQ. So these two lengths are also equal. तो भाई आपके पास यहां से क्या आ गया? This implies AR is equal to A minus R and CR is equal to B minus R. I can also say that AR plus CR is AC, which is the hypotenuse, which obviously would be अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आराम से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे. अब मुझे क्या दिखाई देता है? मैं लिख सकता हूं
a minus r plus b minus r is equal to under root of a square plus b square. So I have a very important result with me. I can write that result right in फ्रंट ऑफ दिस पेज. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत ध्यान से देखना. द आर वैल्यू दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर वुड बी a plus b minus root a square plus b square upon 2. This you need to learn for ever and ever and ever. अच्छे से इस बात को याद कर लेना, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा. तो ये हमने कहां से निकाला, मैं एक एरो बना लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये हमने यहां से निकाला. ठीक है भाई, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए. इन रेडियस को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2. सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. आराम से देख लेना, बिल्कुल इसी वे बेसिस पे हम अगले क्वेश्चन में जाने वाले हैं, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. उसके अंदर सेम कंसेप्ट यूज करेंगे. लेट अस मूव टू अ क्वेश्चन दैट एक्चुअली केम अप इन पीआरएमओ. कुछ भी बात ऐसे झूठ नहीं बोली जाएगी आपसे. आपको जो भी बताया जाएगा पर्टिकुलर रेफरेंस से बताया जाएगा. इवन every paper of PRMO is available on net. आप उसको चेक कर सकते हैं. There is nothing that is invisible over there. सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. चलो भाई, अब इस कंसेप्ट को हमने याद कर लिया. इन रेडियस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2. देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे. चलो भाई, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना. मैं इसको थोड़ा सा वाइड स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको कंफर्टेबल रहे पढ़ने में. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ना बहुत जरूरी होता है. पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं भाई. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन हमें कह रहा है in a rectangle ABCD, a rectangle ABCD is given to you, a rectangle ABCD is given to you, and the sides are marked. Say let me mark them alongside. मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं. It is 8 and it is 20, है ना भाई. ये साइड में दी हुई है. अब PAD पे कोई ऐसा पॉइंट है जहां से एंगल CPB 90 बन रहा है. CPB 90 बन रहा है. ठीक है भाई. और आपको क्या बताया गया है, आपको ना 3 सर्कल दिए हुए हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना. 1 2 3. ये 3 सर्कल जो आपको दिए हुए हैं ना, ये तीनों इन सर्कल हैं. कहां से शुरू करके, R3 इन रेडियस है उस सर्कल का जो कि इन सर्कल है ट्राइंगल CDP का. Similarly, for the next two circles, you can see the triangles CBP and triangle PBA. आराम से ऑब्जर्व कर लेना. ये आपको 3 सर्कल दिए हुए हैं जो इन सर्कल हैं, जो कि टच करते हैं. आपको दिखाई दे रहा है R1 R2 R3 इनके इन रेडियस हैं. और we need to find R1 plus R2 plus R3. Let us see how can we do this. चलो ध्यान से देखते हैं यार, बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए ना, सबसे पहले ना मैं आपको ये अलर्ट कर देता हूं यहाँ पे यार. कुछ लोग ना यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं, join centers of circles to produce various line segments. Centers of circles to get different line segments. उससे ना हमारी फिगर बहुत कंजेस्टेड हो जाती है. जैसे कैसे, एक बारी करके दिखाऊं आपको. ये एक बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख के ऐसे काट देता हूं. अगर आप जबरदस्ती सेंटर मार्क करके और उसके अंदर आप कहते हो कि चलो जी अब तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मैं आपको उसको लिख के दिखाता हूं एक बारी ग्रीन से है, ये मैंने एक ग्रीन पॉइंट मार्क किया, ये दूसरा, ये तीसरा. अब आपने ना जी रैंडमली लाइनें बनानी शुरू कर दी कि चलो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं. होता है ना, हमें मन करता है कि चलो किसी को भी जोड़ते चलते हैं. बस ऐसे लोगों का मन करता है भाई, ज्योमेट्री को देख के कुछ क्लियर आइडिया तो है नहीं, ऐसे भाई बड़ी सारी लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन कर दी. ये तरीका बिल्कुल गलत है. लेट मी जस्ट रिमूव दीज लाइन्स. क्यों बताया फिर मैंने, अबे इसलिए बताया मैंने क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तुम लोग इसको ट्राई करते हो तो तुम ऐसा सब कुछ करते हो. ऐसा सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है. लेट अस सी हम इसको इससे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट मी अज्यूम दैट PD is less than AP and let PD be X and AP is 20 minus X. That is for sure. दैट इज फॉर श्योर. ये तो मुझे समझ में आता ही है. ठीक है भाई. अच्छा, अगली बात मुझे क्या दिखाई देती है, अगली बात मुझे दिखाई देती है PC स्क्वायर इज PD स्क्वायर प्लस CD विल मेक इट X स्क्वायर. PD स्क्वायर इज X स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 8 स्क्वायर 64. Similarly, I can write the value of PB square which must be PA square plus
ए बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं ये 20 हटा देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये जो 20 है ना बेटा, ये 20 पूरी लेंथ की साइड है यहाँ पे। ये मतलब ये ऐसा देख लेना, ये पूरा 20 है, ये पूरा 20 है, ठीक है भाई। चलो, अब साथ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पी ए स्क्वायर मतलब कि 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना होगा, अगेन 64। तो मेरे पास पी सी स्क्वायर आ गया, पी बी स्क्वायर आ गया, ठीक। अब देखते हैं अगली लाइन हम क्या लिख सकते हैं। अगली लाइन हम लिखते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है भाई। अगर कोई इंसान कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझ पा रहा मैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीपीबी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीपीबी, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ता हूं। अगली चीज मुझे क्या दिखाई देती है, पीसी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। सो आई कैन राइट पीसी स्क्वायर एज एक्स स्क्वायर प्लस 64 फ्रॉम 1, एंड देन फ्रॉम 2 आई कैन राइट पीबी स्क्वायर एज 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। And the side BC is already given to me as 20, so BC square is 400. Therefore I have one equation with me, x square plus 20 minus x whole square plus 128 is equal to 400. This is what I am getting over here. अब यार देखो, यहां से ना आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, से 4 एंड 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बहुत ही आसान सी, उस पर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। x की वैल्यू 4 और 16 आ गई, 16 नहीं हो सकती क्योंकि x को मैंने छोटे वाली माना हुआ था, तो भाई x मेरे पास 4 आ गया, ठीक। अब मैं डायग्राम में कुछ चेंजेस करूंगा, आप बहुत ध्यान से सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की तरफ देखते चलना, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वादा कर रहा हूं इस बात का। डायग्राम में लिख देता हूं 4 8 16 एंड 8 अगेन, ठीक है भाई। अब मुझे सारे इन रेडियाई निकालने हैं। मान लेते हैं इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है, इसकी लेंथ 20 है। x और y भी वैसे मैं जानता हूं, लेकिन आप एक कोशिश करो जरा, ये कोशिश ना बहुत जरूरी होगी हम सबके लिए, कि क्या हम फंडा समझ पाए हैं। R3 की वैल्यू सोचो कितनी आएगी, R3 की वैल्यू आएगी सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, ठीक है भाई, देख लेना ध्यान से। सिमिलरली R2 की वैल्यू सोचो कितनी आएगी, सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ऑब्जर्व करते रहना, मजा आना शुरू हो जाएगा। चलो जी, R1 की वैल्यू कितनी आएगी, अपने आप लिख पाओ तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पे फटाफट 10 तक काउंट कर लेता हूँ, 1 से 10 तक काउंट कर रहा हूं, देखते हैं आप R1 को लिख पाएंगे या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जी, R1 आपने लिख लिया होगा, मैं इस बात पे पूरा यकीन करता हूं, मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपको इन तीनों को ऐड करके बताना है। R1 प्लस R2 प्लस R3, एक्स और वाई कटते हुए दिख गए होंगे, मजा आना शुरू हो चुका होगा। 20 और 8 भी कटते हुए दिख गए होंगे। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको ऑब्जर्व जरूर कर लेना, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। एंड देयर यू हैव योर फाइनल आंसर, R1 plus R2 plus R3 is coming out to be 8। आराम से ऑब्जर्व कर लेना प्लीज, अगर आप इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करते हो। अब देखो रिजल्ट कैसे लग गया, अब R1 R2 R3 आपके पास सीधा आ गए। अगर आपको भाई साइड्स ऑफ ट्रायंगल पता है तो आपके पास R1 R2 R3 सीधा आ गए। दिस इज हाउ वी अप्रोच अ क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक इन द एग्जाम्स लाइक पीआरएमओ। यहाँ पे चेक कर लेना बेटा, कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली जाएगी जो हिडन रहेगी। रेफरेंस पीआरएमओ 2015, you can find exactly same question in 2015 PRMO। ओके चलो भाई आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। दोबारा से 9th क्लास का बच्चों वाला कंसेप्ट पढ़ाता हूं, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, मजे करते हैं, कुछ ध्यान से देखते हैं। चलो जी, अब यार यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, पहले ये लिख लेता हूं मैं। BI बाइसेक्ट्स एंगल ABC, CI बाइसेक्ट्स एंगल ACB। BI और CI एंगल ABC और एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो इस बात को सिंपली हम यहां पे मार्क कर लें, X X Y Y, ताकि हमें बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े ना, हम अलग अलग एंगल्स को फिर X और Y मानते हैं, हम फिगर में ही लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने दो एंगल्स मान लिए X X और Y Y, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि BI जो है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है और CI जो है वो एंगल
ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली आप ये तो जानते ही हो कि भाई अगर ऐसे बाइसेक्शन होती है तो एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट इन सेंटर, इसीलिए मैंने उसको आई पॉइंट मार्क किया है। आप ये बात देख सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है वी वांट टू रिलेट एंगल बी ए सी, जिसको इसके बाद से मैं एंगल ए बोल लूंगा, एंड एंगल बी आई सी, जिसको इसके बाद से मैं एंगल आई बोल लूंगा। हमें इन दोनों को रिलेट करना है, बहुत ही सिंपल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9th क्लास का। अब आप सोचोगे भाई ये पीआरएमओ की क्लास चल रही है, एनसीईआरटी का मैथ्स की क्लास चल रही है। यार बिल्कुल टेंशन ना ले, जो भी बताऊंगा ना उसका एक रेफरेंस जरूर दूंगा। अगर तुम्हें ये लगेगा ना कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, तो यही बात सीखने के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं कि बहुत ही आसान पीआरएमओ का पेपर आता है, हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं अपने दिमाग में। ओहो मैथमेटिकल ओलंपियाड है, हमसे तो होगा नहीं। बहुत बच्चे मुझे ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि यार ओलंपियाड की तैयारी करना क्या कुछ डिफरेंट होता है क्या, हमें उसमें कुछ अलग से बिहेव करना होता है। मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा ऐसा बिल्कुल मत सोचो। 9th क्लास की 10th क्लास की बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री पढ़ के आप लोग पीआरएमओ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊंगा और यहाँ पे मतलब मैं लिख दूं साथ में, भाई यार तुम टेंशन लेती हो, ये लिख देता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9th क्लास का, ये लो भाई, और इससे ज्यादा बात क्या बोलूं बताओ। एनसीईआरटी 9th क्लास का क्वेश्चन है नहीं, और बिल्कुल इसी कंसेप्ट से अगला क्वेश्चन पीआरएमओ का सॉल्व करने वाले, पहले ये कंसेप्ट निकाल लेते हैं क्या है चक्कर। ठीक है भाई, तो एंगल ए प्लस 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री। I can apply angle sum property in triangle ABC. Similarly, angle I plus x plus y is equal to 180 degree. I can apply angle sum property in triangle IBC. आराम से ऑब्जर्व कर लेना, ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, मुझे पता है ये बात। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आई कैन से दैट x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल a अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल I। आराम से ऑब्जर्व कर लेना, x प्लस वाई की वैल्यू हमें दोनों तरफ से निकालनी है, उसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। अगर आपको दिखता नहीं है तो यहां से आप x प्लस वाई की दोनों जगह से वैल्यूज निकाल सकते हैं, एंड देन व्हेन यू कंपेयर इट यू हैव द फाइनल रिजल्ट दैट यू नीड टू लर्न। एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप बच्चों से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि भाई प्लीज आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप इसको याद नहीं करोगे और ऑन द स्पॉट इसको निकालने बैठोगे ना, तो देखो पीआरएमओ क्या है, जस्ट नॉच, एक नॉच ऊपर है। अगर आप ये निकालने उसमें बैठोगे ना, तो जो एक्चुअल क्वेश्चन अब मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा वो आपको बहुत ही मुश्किल दिखेगा। एक्चुअली वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत मुश्किल क्यों दिखता है, क्योंकि हमने ये बेसिक रिजल्ट याद नहीं किए हुए। अगर हम ये रिजल्ट याद कर लेते हैं तो जो पीआरएमओ का लेवल है वो हमें बहुत आसान लगने लग जाएगा। सो मेक श्योर कि तुम पहले ये रिजल्ट अच्छे से अपने दिमाग में बिठा रहे हो। अगर ये रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों से, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए एकदम अभी याद कर लिया जाए। और देखो मैं तो खुद यहाँ पे क्लेम नहीं करता कि भाई कोई बहुत हाई फाई बात पढ़ रहे हैं हम। मैंने तो इतने मतलब देखो कितने ट्रांसपेरेंटली काम चलता है विद्या मंदिर क्लासेस में। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी 9th क्लास। भाई कहने को तो स्टाइल मारने को तो कुछ भी बोल दो कि हमने यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा। मैं तो आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा हूं, ये बात देख के चलना। और अगला रेफरेंस पीआरएमओ का दूंगा ताकि आपको मजा तो आए। आप पीआरएमओ की क्लास में आए हो ना भाई, आप कहोगे एनसीईआरटी पढ़ के मैंने क्या करना। मैं ऑलरेडी पीआरएमओ की क्लास में बैठ रहा हूं, तो मतलब मेरी एनसीईआरटी तो क्लियर है। मैं आपको रिलेट करके दिखा दूंगा कि कैसे पीआरएमओ में ये चीजें अप्लाई होती हैं और कैसे हम उसको वहां अप्लाई नहीं कर पाते। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टेकन फ्रॉम पीआरएमओ 2015। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी जस्ट गिव यू अ वाइड व्यू ऑफ द पेज। चलो अब मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है इन अ ट्राइंगल एबीसी, let I denote the incenter, let the lines AI, BI and CI intersect the incircle at AI, BI and CI intersect the incircle at P, Q and R respectively। आपको दिखाई देगा ये, ठीक है भाई। उसके बाद एंगल BAC आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QPR। अब भाई मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ना जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो पता है मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, वो मुझे बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो, इतना कुछ बोल देते हैं। और मुझे तो डर लगने लग जाता है कि भाई पता नहीं क्या करके वो मानेगा। फिगर का इतना बुरा हाल तूने बना लिया है, अब इसमें रुक तो जा कहीं पे। कहाँ पे रुकेगा भाई, कहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा। अब आप कहोगे यार क्वेश्चन तो बड़ा आसान है ये, शायद आपको ऐसा लग रहा हो। भाई बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आपको लगना चाहिए ऐसा। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो पहले एंगल बाइसेक्टर मार्क कर लूं।
अच्छा जी, एंगल इन सेंटर है ना, इन सेंटर है तो एंगल बाइसेक्टर होंगे ये। अच्छा जी, इसका मतलब फिर ये तो जो अभी मैं यहाँ पे ग्रीन शेड कर रहा हूँ, ये एंगल तो मुझे पक्का पता है। ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये एंगल मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। अब कभी कभी ना लोग नाराज हो जाते हैं कि यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। बेटा इस बात का विश्वास करो, ये क्वेश्चन तुम्हें अभी आसान दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे सामने बिल्कुल अप्रोच और कंसेप्ट रखा गया है, बट यही बात जब तुम दोबारा एग्जाम में जाके सोचते हो ना, तुम इसको कॉम्प्लिकेट करते हो, अजीब अजीब एंगल निकालने की कोशिश करते हो। लोग तो इवन ये तक बोल देते हैं कि भाई अच्छा ये देखो, ये इससे पैरेलल है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। अब पता नहीं ये पैरेलल कैसे हुआ, मैं तो नहीं बोल रहा कि ये पैरेलल है, लेकिन लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि अच्छा ये पैरेलल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब भाई पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमें वो देखना क्यों है? हमारे पास एंगल बी आई सी आ गया, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट थी एंगल क्यू पी आर। अब इससे आसान बताओ पी आर एम ओ में कैसे कोई पूछ लेगा? मैं तो मान ही नहीं सकता कि भाई इससे आसान क्वेश्चन भी पी आर एम ओ में आ सकता है। मैं तो इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पाता कि इससे आसान क्वेश्चन भी पीआरएमओ में पूछा जा सकता है। एंगल क्यू पी आर पूछ रहा है, मतलब भाई मतलब ये तो हद हो गई। मैं तो सच्ची बोलता हूँ, मैं जब ये सब चीजें पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है यार बच्चों से ये कैसे नहीं होता। फिर मुझे रियलाइज होता है कि भाई उस समय हमारे सामने कोई डायग्राम वायग्राम थोड़ा ना बना होता है। आधे से ज्यादा बच्चे तो पहले डायग्राम में उलझ जाते हैं कि भाई डायग्राम ही नहीं बन रहा था मेरे से। तो एंगल क्यू पी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू आई आर। कौन सा रूल लग गया? कुछ याद आ रहा है? एंगल सबटेंडेड by an arc at center is twice the angle formed in remaining part of the circle or circumference। आराम से ऑब्जर्व करो इस बात को कि जो एंगल क्यूपीआर होगा वो हाफ द एंगल क्यू आई आर होगा। अच्छा जी, आंसर ही आ गया। अबे हाँ, बस इतना ही आसान है भाई, ये जनरली इतना आसान है। ऐसा मत सोचना कि इसमें कुछ मुश्किल था, हमें आसान दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंगल हमें डिग्रीज में आ गया। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, आराम से ऑब्जर्व करो किस तरह से चीजों को अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात यही है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन हमसे फिर वो पेपर में हो क्यों नहीं रहा? हमसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम उसके जो बेसिक पार्ट्स है ना, उन बेसिक पार्ट्स को देख ही नहीं पा रहे। हमें लग रहा है मुश्किल है मुश्किल है। अबे नहीं मुश्किल यार, पहले ध्यान से देख तो सही। एंगल बी आई सी डायरेक्टली रिजल्ट के आ गया, जो अभी हमने पहले रिजल्ट लिखा था, पिछले पेज पे रिजल्ट लिखा था, उस रिजल्ट को अप्लाई करके मैं यहाँ पे एक रेड बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये उस रिजल्ट से निकाला गया। ये देखो, ये रेड बॉक्स बड़ा जरूरी है यहाँ पे, ये रेड बॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रेड बॉक्स को आप बहुत ध्यान से देख लेना। ये आपने निकाल लिया, जैसे ही आपने ये आंसर निकाला वैसे ही आपका क्यू आई आर आ गया, और फिर आपने एक और थ्योरम अप्लाई किया, खत्म हो गया। इससे आसान बताओ पीआरएमओ में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पीआरएमओ 2014 का क्वेश्चन आपके सामने है भाई, चेक कर लेना। कोई इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिकॉर्डिंग है यहाँ पे हर चीज की। तो प्लीज 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 बच्चों, आप इस बात को अच्छे से चेक कर लेना दैट दिस इज अ क्वेश्चन अपीयरिंग इन पीआरएमओ 2014 which can be solved by using simple concepts from एनसीईआरटी। कोई हाई फाई बात नहीं है। लेट मी कंटिन्यू। आई अज्यूम कि हाँ भाई आपको ये पक्का अच्छे से समझ में आया होगा। चलो भाई, अब देखो फिर से रेफरेंस पीआरएमओ 2017 लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब मुझे ये क्वेश्चन अट्रैक्ट कर रहा था, तो देखते हैं कि आप इस बात को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। बहुत ध्यान से देखना कि भाई क्वेश्चन के, लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल कॉर्ड्स विद रेडियस 5। रेडियस 5 दिया हुआ है मुझे, पहले मैं रेडियस मार्क कर लूं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 एंड ए बी इज 6 and CD is 8। ये सब मुझे दिया हुआ है। Suppose further the area of the part of the circle lying between the chords is this and they lie on the opposite side of the center। ना ठीक है भाई, तो मुझे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा एरिया निकालना है। मैं उस एरिया को तीन तरह से मार्क करूंगा। आप पहले ऑब्जर्व करना ध्यान से, जल्दी बिल्कुल मत करना बच्चे, किसी भी तरह की ना जल्दी मत करना। ये एक येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे दूसरा येलो पोर्शन दिख रहा है, और अब आपको मैं दो अलग अलग ट्राइंगल्स दिखाऊंगा, वो भी आपको दिखने चाहिए। एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, और इसी तरह से आपको एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। आपको ये तीन अलग अलग रीजन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दो येलो रीजन्स आपको दिख रहे हैं, एक ब्राउन ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और एक ग्रीन ट्राइंगल आपको दिख रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल एरिया बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। लेट अस सी
पैरेलल कॉर्ड्स ए बी और सी डी के बीच में जो है भाई एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, आराम से स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना अलग अलग ट्राइंगल उठा लेता हूँ, ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल सी ओ क्यू। तो इसमें ना कुछ चीजें बहुत ही क्लियर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड वो सब बातें तो मतलब हमें क्लियर ही है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड है। ये सब बातें मुझे लगता है कि बहुत ही आसान लगती हैं आपको, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बोल के आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि ये बात आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आती है। चलो जी, अब यार देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले ना एओपी और सीओक्यू की ना सारी डायमेंशन लिख लेते हैं। भाई एपी इज हाफ ऑफ ए बी, तो इट वुड बी 3। देन ऑब्वियसली रेडियस तो ओए तो मुझे पता ही है कि भाई रेडियस जो है वो ओए भी होगा और वो ओसी भी होगा, रेडियस तो मुझे पता ही है, उसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी वुड ऑब्वियसली बी 4। सिमिलरली इन ट्राइंगल सी ओ क्यू आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो सी क्यू की लेंथ है वो हाफ ऑफ सी डी हो जाएगी, दैट विल बी 4। एंड सिमिलरली ओ क्यू वुड बी 3। आराम से ऑब्जर्व करना, जल्दी बिल्कुल मत करना, आराम से ऑब्जर्व करना। आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स की लेंथ मार्क करके दे दी है मैंने। अब यहाँ पे आपके लिए एक काम मैं बढ़ाने वाला हूं, वो काम प्लीज ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। वो इस क्वेश्चन का अकेला चैलेंजिंग पार्ट है। तो प्लीज 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 सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, यहां मैं ना दो एंगल्स मार्क कर रहा हूं। मैंने कौन से दो एंगल्स मार्क किए, एंगल एओपी लेट इट बी θ1 एंड एंगल सीओक्यू लेट इट बी θ2। ये मैंने दो एंगल्स मार्क किए, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, tan θ1 is equal to AP upon OP, तो it will mean that 3/4 and tan θ2 would be 4/3. This implies that tan θ1 is equal to cot θ2. Due to acute angles which are visible to us, I can say θ1 plus θ2 is 90 degree. Therefore, अब आप चेक करो मेरे पास क्या बन रहा है, पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो मेरे पास दो राइट ट्राइंगल आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, राइट साइड तो सिमिलर है ही, सिमेट्रिक है ही, इक्वल्स टू 90 डिग्री। मेरे पास ये 90 डिग्री के दो ट्राइंगल आ गए हैं, तो जो दो क्वाड्रेंट्स आ गए हैं, ये दो राइट एंगल्स आपको दिखने चाहिए। प्लीज 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 आराम से ऑब्जर्व कर लेना, दो राइट एंगल आपको इस समय विजिबल है अपनी स्क्रीन पे। एंगल एओसी इज अ राइट ट्राइंगल एंड एंगल बीओडी इज अ राइट एंगल। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं। चलो जी, अब यार यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप कहते हो चलो फिर एरिया रिपोर्ट कर देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं ऑरेंज ब्राउन वाला एरिया लिखता हूं, हाफ ऑफ ओपी इंटू ए बी। फिर मैं लिखता हूं ग्रीन वाला एरिया, हाफ ऑफ ओ क्यू इंटू सी डी। और फिर मैं लिखता हूं, जब मुझे दिख ही रहेगी येलो वाले दोनों पार्ट सिमेट्रिक हैं, तो मैं 2 इंटू 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना था, 5 था, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अभी अगले अगले स्टेप पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। ये कौन कौन से एरियाज हैं ध्यान से देखना, कलर कोडिंग से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखता है, सबसे पहले आपको दिखता है कि भाई ये वाला एरिया जो है मेरे पास, हाफ ऑफ ओपी इंटू ए बी। आराम से ऑब्जर्व कर लेना, हाफ ऑफ ओपी इंटू ए बी। सिमिलरली अगला एरिया आपको ग्रीन एरिया दिखता है, वो आपको कितना दिखाई देता है, ध्यान से देखना, हाफ ऑफ ओ क्यू इंटू सी डी। आराम से ग्रीन एरिया ऑब्जर्व कर लेना। और येलो एरिया दो थे ना, तो इसीलिए उसके बाहर ट्वाइस किया हुआ है, आराम से ऑब्जर्व कर लेना। दिस इज द येलो एरिया दैट यू आर सीइंग इन द फिगर राइट नाउ। अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। लेट मी जस्ट calculate their values. So half of OP is obviously 4 and AB was given to be 6. AB was 6, yes, sure. Then half of OQ is 3 and CD was 8 plus twice and 90/360, that makes it 5/2 into R square. Radius 5 था तो 25 हो जाएगा ये. So this further simplifies to 12 plus 12 plus 25 pi/2, which can be written as 25 pi plus 48 होल अपॉन 2। अब यार देखो यहां पे ना, यहां तक मुझे लगता है कि कोई चैलेंज नहीं था, सिर्फ आपको ना डराने का काम किया जा रहा था कि बेटा देख देख, हाय 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 कैसा क्वेश्चन है ये, है ना। और हम भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं भाई कि ये क्या क्या लिख दिया इसने आखिरी में, एम एन पता नहीं क्या क्या करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
एम एन के आर पॉजिटिव GCD1 M+N+K। ये देख के ना इंसान बहुत डरता है कि भाई पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है यार ये। तो भाई अब देख लो ना, MN के आपके पास अपने आप समझ में आ जाता है, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, चेक कर लेना। एंड अब आप MN के को रिपोर्ट कर सकते हो, पक्का कर लोगे ना आप तो रिपोर्ट। चलो जी रिपोर्ट कर लेते हैं। M = 25, N = 48, K = 2। Therefore, the value of M+N+K comes out to be 75। ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना, किसी भी तरह से जल्दी मत करना। Again, you are seeing very easy concepts that are applied over here. The only thing that was challenging in this question, I can say, is the 90 डिग्री पार्ट। ये वाला 90 डिग्री प्रूव करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। उसको आप आराम से देख लेना कि tan थीटा और cot ऑफ सम अदर एंगल अगर इक्वल हो रही है तो वो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बहुत ही बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है इसके अंदर, कोई बहुत हाईफाई ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर अप्लाई नहीं करनी पड़ती मुझे। तो अगर मैंने वो 90 डिग्री प्रूव कर लिया, सो आई कैन इवेंचुअली गेट ऑन टू द वैल्यूज ऑफ M, N एंड K। आराम से ध्यान से देख लेना, बिल्कुल जल्दी मत करना, ठीक है भाई। अच्छा एक और चैलेंज इस क्वेश्चन के बारे में देखो भाई, यहां पे ना इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो अ चैलेंज। मैंने कुछ बच्चों से बात की तो क्या कहते हैं, कहते हैं भैया क्वेश्चन ना जब आप बताते हो तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब हम खुद करते हैं ना तो ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन लगता है, डराता है। ये देखो ना कितना ये लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और वो आखिरी लाइन ऐसे ब्लू वाली दे देते, उसको देख के तो आदमी का वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है कि क्या यार ये क्या बात चल रही है भाई, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रही ये क्या बात चल रही है ना। इंसान को एक नेगेटिव फीलिंग दे दी कि भाई बड़ा मुश्किल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ये होने नहीं वाला तुमसे। एक्चुअली क्या ऐसा था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सिंपल 9th क्लास की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर अप्लाई हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, काम खत्म हो गया। चेक कर लेना, बिल्कुल ऐसा फील मत करना। और देखो लिखा हुआ है ऊपर रेफरेंस PRMO 2017, घुमा घुमा के वीडियो देखते रहना, पता लग जाएगा 2017 का क्वेश्चन है। चेक कर लेना 2017 के पेपर में, यहाँ पे हम झूठ नहीं बोल सकते, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दोबारा से एक रेफरेंस PRMO का लेके आया हूँ 2012 का। अगेन वी नीड टू स्टडी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। पहले भाई क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैं तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था ना तो मैं सोच रहा था अबे यार ये तो बच्चों को डराने का काम करते हैं, ये मतलब एक्चुअली तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट ये तो आपको डराने का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से बस बच्चे को डरा दें हम, ये काम चल रहा है यहाँ पे। तो भाई आप प्लीज ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब देखो यार सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, PS इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4। ठीक है जी, है PS लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4। चलो जी बढ़िया हो गया। देन O इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। चलो जी ठीक है, O तो मिड पॉइंट हो गया, बढ़िया हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जब ऐसा लिख रहा हूँ तो इसको साथ साथ ऐसे कर लेता हूँ कि ये 2 है, ये 2 है, ठीक है भाई। उसके बाद ये कहता है a semicircular arc is drawn with PS as diameter। semicircular arc मैंने बना ली है with PS as diameter, आराम से ऑब्जर्व कर लेना। ठीक, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि Q और R जो दो पॉइंट्स हैं वो भी आर्क PXS पे हैं। X जो है वो मिड पॉइंट है आर्क का, मतलब X जो है वो इस तरह से लाई कर रहा है कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इस तरह से X लाई कर रहा है आपके पास। तो लेकिन अब बोल क्या रहा है कि भाई Q और R जो हैं वो दो ऐसे पॉइंट्स हैं इन सच अ वे दैट QR इज पैरेलल टू PS। अब सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि यार इस क्वेश्चन में जो भी मुझे दिया हुआ है उसके साथ साथ मैं ये मार्क तो कर ही सकता हूँ ना। ये तो आसान बातें हैं कि भाई अगर O से अगर हम डिस्टेंस देखने बैठेंगे तो जितने भी पॉइंट सर्कल पे आएंगे उन सबका डिस्टेंस जो होगा वो 2 ही तो होगा ना। सोचो इस बात को, है ना भाई। तो मैंने OQ और OR पे 2 और 2 मार्क कर लिया। लेट मी गेट ऑन विद द थिंग नाउ। लेट यहाँ पे अगली बात क्या बोल रहा है, QR और PS पैरेलल दे दिया। अब कह रहा है एंड द सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉन विद QR एज डायमीटर। ओ भाई अब नई बात शुरू कर दी, कह रहा है M जो है वो मिड पॉइंट मान लो इसका, M इसका मिड पॉइंट मान लो, और यहां से एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दो इस तरह से कि वो PS को टेंजेंट बनाते हुए चली जाए, उसको टच करती हुई चली जाए। आराम से ध्यान से देखना, मैंने एक ऐसा सेमी सर्कल बना दिया है जो PS को टच करता हुआ चला गया है। आराम से ऑब्जर्व करना, ये ऐसा सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर QR है और ये PS को टच कर रहा है। ये कहां टच कर रहा है, ये PS को O पे टच कर रहा है। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। एंड वी नीड टू फाइंड what is the area between the two arcs। between the two arcs कौन सी दो आर्क्स, एक आर्क ये वाली, आराम से ऑब्जर्व करना, और एक आर्क ये वाली। ये दो आर्क्स है मेरे पास, तो मुझे ये दो आर्क्स के बीच में OQXROQ ये एरिया निकालना है। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। ओ
क्यू एक्स आर ओ, आराम से ऑब्जर्व कर लेना, या फिर क्यू से शुरू कर सकते हो तो क्यू एक्स आर ओ क्यू, ये एरिया आपको निकालना है पूरा, ठीक है भाई। अब आप क्या ऑब्जर्व करना, सबसे पहले तो आप ये देखना कि अगर ये भी सेंटर था तो ये भी अगर इक्वल हो जाएगा आपस में, पहली बात तो ये आपको समझ में आती है। दूसरी बात आपको ये समझ में आती है कि भाई यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, एंगल क्यू ओ आर इज 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल, ब्लैक वाला या ब्लू वाला, ब्लू वाला, ध्यान से देख लेना, कौन सा सेमी सर्कल, ब्लू वाला सेमी सर्कल। तो क्यू आर जो है आपके पास वो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि भाई क्यू आर जो है दैट इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहाँ पे विद योर परमिशन करूंगा, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल मार्क कर लूंगा विद योर परमिशन, आराम से ऑब्जर्व कर लेना, मैंने एक राइट एंगल क्यू ओ आर मार्क कर लिया है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे क्या दिखाई देता है, अच्छा जी ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे तो मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सेमी सर्कल का ही काम है ना मुझे, तो मैं ये नीचे वाला पार्ट रब कर देता हूँ विद योर परमिशन, मुझे लगता है कि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है कि मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, विच वुड मीन दैट क्यू आर इज कमिंग आउट टू बी 2√2। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। ऑल्सो एम बीइंग द सेंटर ऑफ द ब्लू सर्कल, आपको क्या दिखाई देता है, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, दैट मेक्स इट √2। मतलब अब आपके पास जिस सर्कल को आप ब्लू वाला सर्कल बोल रहे हो उसका रेडियस भी आ गया, उसका रेडियस टू √2, √2। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, तो मैं यहां पे नीचे लिख भी देता हूं, यहां पे मेरे पास क्या आ गया, एम क्यू इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एम ओ इक्वल्स टू √2। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। आप सोचते होंगे यार ये आदमी पागल है यार, ये भाई अभी तक कुछ मेन बात पे तो आ नहीं रहा, एरिया वेरिया तो बता नहीं रहा, ऐसे टाइम पास कर रहा है। अबे क्यों नाराज होता है, ध्यान से सुन तो सही। अब जब मैं देखूंगा कि एंगल क्यू एम ओ भी 90 डिग्री है, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, तो वो 90 डिग्री तो आ ही जाएगा मेरे पास अपने आप ही। तो मुझे क्या दिखाई देता है, जब मैं ये राइट एंगल मार्क करूंगा ना, अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे सेगमेंट्स का एरिया निकालने वाला हूं जो कि ब्लू सर्कल के सेगमेंट्स होंगे। ये ग्रीन से मैं इसको मार्क कर रहा हूं। चलो जी, एक ये मार्क कर लिया मैंने और एक ये मार्क कर लिया मैंने, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, हाँ इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखो। ये मैंने दो ग्रीन सेगमेंट्स मार्क कर लिए, मैं किसी भी एक का निकाल लूंगा तो डायग्राम तो मुझे सिमेट्रिक दिख ही रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एरिया निकाल लेता हूं, ये ग्रीन सेगमेंट का, ग्रीन सेगमेंट का एरिया मैं निकालता हूं। ग्रीन सेगमेंट का एरिया कितना होगा भाई, एरिया होगा इसका 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना लेंगे, √2 का स्क्वायर कर दिया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो मुझे क्या दिखाई देगा, माइनस, बहुत ध्यान से देखना, जब आप माइनस करोगे तो ट्राइंगल ओ एम क्यू माइनस करोगे, हाफ इंटू √2 इंटू √2। सो द टोटल ग्रीन एरिया, द टोटल ग्रीन एरिया इज कमिंग आउट टू बी, देखना कितना आ रहा है भाई, ये मेरे पास सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ गया मेरे पास π/2 -1। सो टोटल ग्रीन एरिया डबल ऑफ π/2 -1 कमिंग आउट टू बी π-2। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, जल्दी बिल्कुल मत करना, टोटल ग्रीन एरिया निकाल चुके हो आप, टोटल ग्रीन एरिया निकाल चुके हो अब आप, π-2, ठीक है भाई। लेकिन एरिया तो मुझे कुछ और बताना था, एरिया में अभी मेरे पास कौन से वाला एरिया बचा हुआ है, मेरे पास अभी ये ऑरेंज वाला या ब्राउन वाला, जो भी कलर आपको ये समझ में आता है, ये वाला एरिया आपके पास अभी भी बचा हुआ है, चेक कर लेना, ये वाला एरिया आपके पास अभी भी बचा हुआ है, ये बात चेक कर लेना। दिस एरिया इज स्टिल पेंडिंग, ये एरिया अभी तक आपने नहीं निकाला है, आराम से ऑब्जर्व कर लेना, आराम से ऑब्जर्व कर लेना, ये एरिया अभी तक आपने नहीं निकाला है, ठीक है। देखा आपने ये एरिया, तो जब आप ये एरिया निकालने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यार ये तो बड़ा आसान एरिया है, ये एरिया तो मैं वैसे ही निकाल लूंगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पे रेडियस लेना है 2, सो दिस कम्स आउट टू बी पाई। आपको ब्राउन एरिया दिख गया, ग्रीन एरिया दिख गया, फिर क्या बचा यार, फिर तो तुम समझदार लोग हो, तुम तो मेरे से फास्ट हो, मुझे पता है यार, मैं तो स्लो स्लो आराम आराम से काम करता हूँ, तुम तो बहुत फास्ट और स्मार्ट लोग हो। तुम्हारे पास ब्राउन एरिया आ चुका है पाए, और तुम्हारे पास ग्रीन एरिया आ चुका है π-2, द रिक्वायर्ड एरिया
the required area that I am highlighting in blue right now is sum of brown area and ग्रीन एरिया. ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना. ये मुझे टेक्नोलॉजी की बड़ी खास बात लगती है कि हम ना बहुत ही ज्यादा आराम से इसको पिक्चराइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. क्योंकि देखो बोर्ड टीचिंग में भी ये सब पॉसिबल होता है. मल्टीपल कलर्स की तो बड़े भैया की हमेशा से थ्योरी रही है कि कलर्स से हमेशा हम ज्यादा अच्छा सीख भी पाते हैं और बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं चीजों को. तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है, मेरे पास ये दो एरियाज, ब्राउन वाला कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, ग्रीन वाला कितना आ रहा है, पाई -2 आ रहा है. फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2 पाई -2 आ रहा है. शक मत करना, जब पीआरएमओ शुरू हुआ था तो इंटीरियर ऑप्शंस नहीं थे. अभी तो आज की डेट में तो आपको पीआरएमओ में इंटीरियर ऑप्शन दिखते हैं ना. उस टाइम पे ऐसे आता था कि कोई क्लोजेस्ट आपको इंटीरियर बता देना, तो उस केस में आप इसका क्लोजेस्ट इंटीरियर बता सकते हैं. अगर आपको लगता है कि इंटीरियर आंसर नहीं आया, भाई 2012 का क्वेश्चन है उसमें तो इंटीरियर होना चाहिए था, तो आप इसका क्लोजेस्ट आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है भाई, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना किस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया, किस तरह से सर्कल्स में हमने टेंजेंट का कंसेप्ट भी लगा दिया, सब कुछ अप्लाई कर दिया. सो दिस इज क्वाइट एविडेंट राइट नाउ. इसमें मतलब कुछ ज्यादा सोचने वाली, समझने वाली, डरने वाली कोई बात है नहीं. तो प्लीज 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 आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना. इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए दूर दूर तक. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. अब यार यहाँ से थोड़ा सा ना मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग थ्योरी लेके आया हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर करूं इसको, मतलब कि किस तरह से है. रेफरेंस तो आई विल नॉट नेम द रेफरेंस बट इट इज टेकन फ्रॉम अ वेरी गुड ज्योमेट्रिकल रेफरेंस. सो chords AC and DB are perpendicular as you can see and they intersect at a point G. आराम से ऑब्जर्व करो. डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा बना लो भाई, डायग्राम बना लो, कोई बात नहीं. आराम से सीख लेते हैं, हमें कौन सा कहीं कोई जल्दी भागना है. आराम से सीख लो भाई, कोई जल्दी नहीं है अपने को. तो भाई जब आपको ये डायग्राम दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो दो कॉर्ड्स है ना, AC और BD, ये आपस में 90 बना रही हैं. पहले ये ऑब्जर्व करना है आपने. ठीक है भाई, फिर कह रहा है G से AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे और उसको आगे एक्सटेंड कर दे, वो BC पे जाके P पे मिल जाएगा. ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन आराम से पहले समझ लेना. हम जल्दी नहीं करेंगे अपने रिजल्ट को प्रूव करने की, हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं. ठीक है भाई, तो दो राइट एंगल्स आपको बहुत क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, एक और ये दो आपको राइट एंगल दिखाई देने चाहिए. ये मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप ये समझना, जी से आपने एडी में परपेंडिकुलर बनाया और उसको ही आपने जब उल्टा एक्सटेंड कर दिया तो वो बीसी पे जाके पी पॉइंट पे मीट कर गया. आराम से ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. अब यार देखो आगे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे ना हम कुछ एंगल्स को ज्यूम कर लेंगे ताकि आसान हो जाए काम हमारा, है ना भाई. तो यहाँ पे मैं एंगल्स को ज्यूम करवाऊंगा, देखते हैं कि भाई आप उन एंगल्स को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं. मैं सबसे पहले बोलता हूँ, आप एंगल डीएजी को एक्स ले लो, डीएजी को एक्स ले लो. ठीक है भाई, अगर आपने डीएजी को एक्स लिया ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका एंगल डी बी सी भी एक्स है. क्यों एक्स है वो रीजन अपने आप देख लेना. ये आपका पहला पॉइंट होगा जिसमें एक्स की बात चलाता रहूंगा मैं. तो प्लीज 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 बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से सोच लें, देख लें कि अगर डीएजी एक्स है तो डीबीसी एक्स कैसे होगा. अच्छा चल थोड़ा दिखा देता हूं, तो नाराजगी होता है यार, आराम से देख लो, कोई टेंशन नहीं है यार. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, अब ठीक लग रहा है. किसने किया ये एंगल सबटेंड, डीसी ने सबटेंड किया ना. देख, ए पॉइंट पे सबटेंड किया और बी पॉइंट पे सबटेंड किया, तो क्या दिखता है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे. तो आपने डीएजी और डीबीसी को इक्वल बोल दिया और आपने बोल दिया दोनों की वैल्यू एक्स है. ठीक है भाई, अभी एक्स में ही चलना है. तो भाई सेकंड पॉइंट मार्क करता हूं, मैं कहता हूं एंगल, बहुत ध्यान से देखना, ए जी ई इज 90 डिग्री माइनस एक्स. आपको राइट एंगल ट्राइंगल एजी दिखता है, उसमें एक एंगल आप एक्स कर चुके हो. लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं. मैं डायग्राम को बहुत ज्यादा पॉपुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखने से फायदा मिलता तो मैं लिख देता हूं. तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस एक्स निकल के आएगा. आराम से ऑब्जर्व कर लेना प्लीज. अच्छा अब एक मजेदार बात देखो, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे आराम से. अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा 90 था ना, ये पूरा 90 था ना, और आप इतना 90 माइनस एक्स बोल रहे हो. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो मेरे पास ये जो बचा हुआ एंगल है ना, ये एक्स हो जाएगा.
इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ये जो यहाँ पे छोटा सा एंगल बचा हुआ है ये एंगल एक्स हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये काफी कंफर्टेबली दिखा होगा। और फिर इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी एक्स हो जाएगा। आप कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या चक्कर चल रहा है। अरे एक काम करना भाई, खुद से सोच के देख। एंगल ए जी ई के 90 डिग्री माइनस एक्स होते ही एंगल ई जी डी इक्वल्स टू एक्स हो गया, विच इंप्लाइज एंगल पी जी बी भी एक्स हो गया। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। आप यहां ऑब्जर्व कर चुके हो पी जी बी एंड पी बी जी आर टू इक्वल एंगल्स। सो यहां पे आप ट्राइंगल पी जी बी में क्या ऑब्जर्व करेंगे? ट्राइंगल पी जी बी में आप ऑब्जर्व करेंगे कि PG is equal to PB because sides opposite to equal angles are equal. तो ये आपके पास पहली बात निकल के आई, PG इज इक्वल टू PB। आराम से ऑब्जर्व कर लेना। मैं इसको आपकी फिगर में भी ना ग्रीन से ही मार्क कर देता हूं ताकि आपको ऑब्जर्व करने में दिक्कत ना हो। ये आपने ये निकाल लिया अभी अभी बेटा, देख लेना। PG इज इक्वल टू PB। ठीक है, आपने ये निकाला अभी अभी। अच्छा, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आपको पता है ना मैं बीच में आपको अपने आप करने के लिए काम भी दे देता हूं। यहाँ पे आपका रोल आ रहा है, पहली बारी मैं DIY लिखूंगा। आज की क्लास में पहली बारी DIY लिख रहा हूं। आपको क्या करना है? Do it yourself and try to prove that angle CGP is equal to angle CPG। हिंट दे देता हूं, दोनों ही 90 डिग्री माइनस एक्स आएंगे। वो आप अपने आप देख लेना कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, वो सब आप अपने आप देखना। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हाँ यार वो आपको समझ में पक्का आएगा, अपने आप से समझ में आएगा। तो आप क्या देख पाओगे? आप देख पाओगे यहां से आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेलिटी निकल के आती है। यहां पे आपके पास आ गया एंगल पीजीसी। एंगल पीजीसी is equal to angle CPG. So what you are saying here is ये तीसरी साइड भी इसके यहां पे इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी मतलब यहां पे आप अगली इक्वेशन क्या लिखोगे? अगली इक्वेशन आप यहां पे लिखेंगे PG is equal to PC with the same reason। इसको भी ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। अच्छा जी, कर दिया जी ग्रीन से हाईलाइट। अब PG और PB इक्वल है, PG और PC इक्वल है, PB और PC इक्वल है। आंसर आ गया, मजे कर लो, ध्यान से देख लो, एंजॉय कर लो इस बात को। फ्रॉम द टू इक्वेशंस मार्क्ड A and B, from the two equations marked A and B, we have the result. From the two equations marked A and B, we have the result BP is equal to PC। आराम से ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना प्लीज बच्चों, अच्छे से ऑब्जर्व करना। दिस इज टेकन फ्रॉम अ वेरी गुड रेफरेंस, ज्योमेट्री की एक बहुत अच्छी रेफरेंस से इसको लिया है। तो बेटा प्लीज आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोच के चलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बारी पीआरएमओ के लेवल पे देखी जाती है। बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री इसमें यूज होती है लेकिन क्लिक नहीं करता उस समय। तो प्लीज वो क्लिक करवाना ना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आपको एक होमवर्क भी तो दिया है ना, हाईलाइट कर दूं उस होमवर्क को। ये होमवर्क है आपका, किसी किसी बच्चे को कोई नए ज्वाइन होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, भाई सब्सक्राइब कर लेना और नीचे लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है काम की बात होती है यहाँ पे तो भाई यहाँ पे आपको डू इट योरसेल्फ में मतलब क्या होता है, डीआईवाई का डू इट योरसेल्फ। आपको होमवर्क में ये चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों एंगल्स कहां से इक्वल हो गए, है ना भाई। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, तो मैंने सीधा लिख दिया कि इक्वल होंगे। हिंट दे दिया साथ में आपको कि ये दोनों 90 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल है। वो आप अपने आप निकालना कि कैसे 90 डिग्री माइनस एक्स है। पक्का कर पाओगे, मुझे विश्वास है इस बात का, अगर आप डायग्राम को अच्छे से सीख पाए हैं तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वी आर वेरी नियर द एंड ऑफ द सेशन। आपको एक 10 मिनट की विंडो भी खोल के दूंगा, वहां पे आप अपनी दिल की बोल लेना। ठीक है भाई, वहां पे जो भी आप जेन्युइन डाउट्स पूछोगे वो डाउट्स आपके मैं एड्रेस करूंगा। तो कोई भी इंसान अपनी जेन्युइन ओपिनियन वहां लिखना चाहता है तो जब मैं आपको अलाउ करूंगा उसके बाद आप उसको अटैच कर लेना, तब मैं आपकी बात सुनता हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मेरा मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये क्वेश्चन पढ़ के ना, मतलब स्क्वायर एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है भाई, एक सर्कल में एक स्क्वायर बना हुआ है एबीसीडी। पॉइंट ई इज ऑन द सर्कल एंड ए बी इज 8। साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है और ई कोई भी एक पॉइंट है सर्कल पे, तो ऐसे ज्वाइन कर दिया जी। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये निकालना है मुझे। मुझे इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखा, जब मैं इसको चूज कर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि यार वैसे तो ये बड़ा आसान सवाल है लेकिन चल फिर भी ले लेते हैं। क्या पता बच्चे ये बात ना सोच पाते हो पेपर में इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को देख के, कि भाई इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान तरीका एग्जिस्ट करता है। ज्वाइन एसी,
join BD and the question is over forever. अब आपको मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। दोनों की मैं अलग अलग शेड से बाउंड्रीज बना देता हूं, तो आप प्लीज बहुत ध्यान से देखना। दो अलग अलग ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आपके सामने आएंगे। एक राइट ट्राइंगल आपको AEC दिखेगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, उसकी टेंशन ना ले। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री तो पता ही है ना भाई। सिमिलरली एक और ट्राइंगल देख ले, ब्लू वाला, आराम से ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल DEB। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों में मैं यहां पे रेड से मार्क कर लेता हूं। ये राइट एंगल आपको दिखाई देता है, सिमिलरली ये राइट एंगल आपको दिखाई देता है। दोनों के रीजन आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में, लिख भी देता हूं। एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल DEB is equal to 90 degree because this is angle in a semicircle, angle in a semicircle। ठीक है, समझ में आता है, मजे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन का क्या रह गया। अब आप सोचते होंगे अबे यार इतना आसान है यार ये क्वेश्चन। ठीक है, चल करके दिखा देता हूं। फिर भी क्या देखते हैं, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज AC स्क्वायर एंड BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज BD स्क्वायर। सो sum of all is equal to required sum, I can say required sum. This implies required sum is equal to AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। डायगोनल तो मुझे पता ही है, रूट टू टाइम्स द साइड होता है, रूट टू टाइम्स AB स्क्वायर एंड इट कैन ऑब्वियसली बी डबल्ड बिकॉज BD भी स्क्वायर ऑफ डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है तो वो सेम ही रहेगा। सो वी कैन से दैट दिस कम्स आउट टू बी 4 times AB square, which is in fact given to be 4 into 8 square, that is 64, 256। ऑब्जर्व कर लो ध्यान से, जो इनिशियल फिगर बनी हुई थी ना बेटा, अगर तुम उसमें BD और AC ज्वाइन नहीं करते तो फिर बड़ा पंगा चलता रहता, फिर तुम रैंडमली कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं ना, पंगा हो जाता है। रैंडम कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्राइंगल बना लोगे तो अपने आप तुम्हें दिखेगा ब्लू ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, दोनों ब्लू और ग्रीन ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व कर लो, काम खत्म कर लो, मजे आ गए भाई। आराम से ध्यान से चेक कर लेना, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल को भी उसी कलर से शेड कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है यार, हम नहीं सीख पाते ना ऐसे। तो ये लो भाई, ये वो ब्लू वाला ट्राइंगल है और सिमिलरली ये वो ग्रीन वाला ट्राइंगल है, और सब कुछ ऐड कर दिया तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया। ये तो हमें मतलब पता होना चाहिए, तो बहुत ही मतलब, अब अगर इस लेवल पे बैठ के हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर को जान रहे हैं तो ये थोड़ी गलत बात होगी। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ऑब्वियसली रूट टू टाइम्स द साइड, रूट टू टाइम्स द साइड। ये बात आप देख लेना, मतलब ये बात मुझे लिखनी भी नहीं चाहिए थी, ये बात तो आपको डेफिनेटली पता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज रूट टू टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो प्लीज हमने ये आखिरी में यूज किया है। यहां पे मुझे साइड दिया हुआ था AB इक्वल्स टू 8, तो AB इक्वल्स टू 8 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया AB स्क्वायर के अंदर, एंड देन आई हैव 4 टाइम्स AB स्क्वायर व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 256। इन अ सिमिलर मैनर आई एम गेटिंग टू अ पॉइंट इन योर क्लास राइट नाउ, जहां पे आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में देने वाला हूं, दैट स्टेट्स find A square plus B square plus C square plus D square equals to 2D square, where D is the measure of length of diagonal of a rectangle। ठीक है भाई, रेक्टेंगल के लिए करना है नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना, जो आपको घर पे काम, खुद तो आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने, देखो चालाकी मेरी, और आपको जो घर से काम दे रहा हूँ ना उसमें कह रहा हूँ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ये, पक्का है। ठीक है भाई, अब आप कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, where D is the measure of the length of the diagonal and you must know that diagonals of the rectangle are equal to one another, तो हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 2 मिनट वेट करता हूँ, मेरे ख्याल से तो ओदली हो जाएगा भाई। कर दे ओदली, चैट पे, रनिंग चैट पे लिख दे, हो गया मेरे से भाई। ओदली प्रूव कर दिया मैंने, रनिंग चैट पे लिख दियो। अगर क्लास अटेंड कर रहे पूरे दिल से और दिमाग बिल्कुल यहीं पे है स्क्रीन पे, तो प्लीज इस बात को रिपोर्ट करो कि हाँ भाई हो गया, इसमें मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। चलो जी, 2 मिनट का टाइम बोल रहा हूँ तो 255 तक का टाइम है। यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना, स्क्वायर दिया हुआ था, कोई रैंडम पॉइंट ई मैंने सिलेक्ट किया, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल गई, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड। कितना इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इस तरीके का सम निकालना है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर आ गया वो मेरे पास। भाई जरूरी नहीं है कि हम याद करें, बट हम अपनी टेक्निक तो अपने दिमाग में रख ही सकते हैं ना, कि भाई ऐसे केसेस में सबसे पहले डायगोनल ज्वाइन करके देख लो। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना इस क्वेश्चन का, कि भाई पहले डायगोनल ज्वाइन करके देख लो। ठीक है भाई,
कुछ सेकंड का टाइम और है, तुम नीचे वाला क्वेश्चन सोच रहे हो, मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, वो तुम्हारा होमवर्क है। अगले पेज पे जाने वाला हूं, जैसे ही मेरे डिवाइस पे 255 हो जाएगा, तब तक तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम नीचे होमवर्क वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लो। मुझे विश्वास है तुम पे कि तुम उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे। मैं 101% ट्रस्ट करता हूं। ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे कुछ बच्चे ऑलरेडी। हिंट क्या है? हिंट तो यही है, हिंट तो सामने सामने लिखा हुआ है, ये था हिंट। अब इससे बड़ा हिंट क्या होगा बताओ? ठीक है, हो गया। रनिंग चैट में लिख दियो कि हो गया, मेरे से उसी समय हो गया था, देखते ही समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, तो प्लीज इसको आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ये इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, विच इज अगेन अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द रेफरेंस, ज्योमेट्रिकल रेफरेंस। तो भाई अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इन सर्कल तो हम यूजुअली पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन सर्कल बनाने के बाद ना, देखो एक तो इन सर्कल भाई ये वाला बन गया हमारा, चलो ये तो ठीक है, ये तो भाई हमेशा हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये इन सर्कल बना हुआ है ना भाई। उसके बाद ना एक और सर्कल बना हुआ है जो दो साइड्स को टच करता है और गिवन सर्कल को टच करता है। आराम से ऑब्जर्व करना, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं इस समय जिगजैग शेड कर रहा हूं, ये सर्कल आपकी दो साइड्स को शेड इक्वल कर रहा है, इक्वल साइड्स को टच कर रहा है, और साथ साथ नीचे वाले ब्लैक सर्कल को भी टच कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 10 10 12। चलो जी, पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या दिया हुआ है मुझे। AB is equal to AC is equal to 10 एंड BC is equal to 12। इस तरह से मैंने ये डायग्राम बनाया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है मैंने। जब इन सेंटर होगा, इन सर्कल होगा, तो भाई वो टच जिस पॉइंट पे करेगा वो उसको परपेंडिकुलर भी होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ये सब कुछ सेम ही होता है ना। फ्रॉम द वर्टेक्स वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, वही ऑल्टीट्यूड होता है, वही बाइसेक्ट भी कर देता है ना भाई। हम ये सब बात तो जानते ही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में BAC को वर्टेक्स मान के चलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। A second smaller circle is inscribed in the tangent to the first circle and to the equal sides of triangle। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो रेड वाला सर्कल है ना, मुझे इसके रेडियस पे जाना है, और मुझे सिर्फ साइड्स ऑफ ट्राइंगल पता है, एक इन सर्कल बना है, और साथ में ये बता दिया गया है कि जो रेड वाला सर्कल है वो ब्लैक वाले सर्कल को भी टच करता है, और साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स को भी टच करता है। आराम से ऑब्जर्व कर लेना प्लीज, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं ध्यान से काम। यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजों में ऑब्जर्व करने को आपको कहूंगा। सबसे पहले तो ना यार, आप लेट circle, sorry, let radius of bigger circle, let radius of bigger circle be r। आप बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो r मान लो। तो आपके पास क्या क्या r आ जाएगा, या फिर r की जगह मैं कह रहा हूं x मान लेते हैं, शुरू में ये x मान लेते हैं, bx। तो मेरे पास क्या क्या x आ गया, मेरे पास ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। आराम से ऑब्जर्व कर लेना, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, PW इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू x। ये तीनों डिस्टेंसेस मैंने x मार्क कर दिए यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। जब ये तीनों डिस्टेंसेस x मार्क हो गए, तो आपका पहला काम क्या है, आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ACD की सिमिलैरिटी यूज करने वाले हो। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द क्वेश्चन। तो फेज 1 में शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन का। फेज 1 में क्या लिखूंगा, ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। ऑब्वियसली मैं उसको प्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप बहुत ही सिंपली कर सकते हो। एक वर्टिकल एंगल आपको एंगल A इक्वल दिखाई देगा, और दो एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई दे जाएंगे। सो यू कैन यूज इट टू से, बहुत ध्यान से देखना, AP अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन CD। आराम से ऑब्जर्व कर लेना, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो आप AP अपॉन AC को इक्वल टू बोल सकते हैं PQ अपॉन CD। सो यू कैन से दैट AP की वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहाँ पे ना पहले जो मुझे दिया हुआ था उससे मैं कुछ कॉमन चीज निकाल लूं, CD निकाल लेता हूँ। CD 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं लगता, यूनिट्स में ले लेंगे ना, CD 6 आ जाएगा। अच्छा जी, AD कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगा के AD 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई, अच्छा जी, AD 8 आ गया। AP मुझे पता नहीं है, AP को मैं 8 माइनस एक्स बोल सकता हूँ, बोल देता हूँ जी, अपॉन AC। AC तो मुझे 10 दिया ही हुआ है, PQ मुझे x दिया ही हुआ है, CD मुझे 6 दिया ही हुआ है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, विच कम्स आउट टू बी 3।
आराम से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना। ये फेज वन ऑफ द क्वेश्चन है, हमें छोटे सर्कल का रेडियस निकालना था, मैंने अभी बड़े सर्कल का रेडियस निकाला है, नेक्स्ट पेज पे छोटे सर्कल का भी निकालूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना इस बात की। तो प्लीज बहुत ज्यादा अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, यही फिगर मैं दोबारा पेस्ट करके आगे लेके जा रहा हूं बेटा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अभी तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी है, ठीक है भाई। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब यार देखो यहाँ पे ना आपके पास एक्स की वैल्यू तो 3 आ गई, तो मैं एक्स की जगह 3 लिख दूँ ना रब करके, एक्स की जगह 3 लिख दूँ रब करके, ताकि आप भी कंफर्टेबल रहो, मैं भी कंफर्टेबल रहूं भैया, आपको भी पता लग जाए कि हाँ 3 आया हुआ है, तो भाई एक्स क्यों लिख रहा है, एक्स लिखने से तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है जबरदस्ती की, है ना भाई। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब मुझे वो छोटे सर्कल का रेडियस चाहिए ना, उस रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। मैं क्या लेता हूँ, फेज 2 शुरू करता हूँ यहाँ पे अपना, फेज 2 शुरू करता हूँ, और क्या लिखता हूं यहाँ पे लिख देता हूं आर टी इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, मैं ये सब लिख दिया इस पे, है ना भाई, स्मॉल आर लिख दिया मैंने इसके ऊपर। और अब मुझे ए टी की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। मैं ए टी की क्या वैल्यू लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं ए टी की वैल्यू लिख सकता हूं, ए टी इज कंप्लीट, मेरे पास एडी था माइनस टीडी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एटी इज, एडी मेरे पास कितना था, एडी मेरे पास था, मैंने पिछले पेज पे लिखा हुआ था 8, चलो जी 8 माइनस टीडी, टीडी कितना है, टीडी में एक आ रहा है, एक और आ रहा है, और फिर 2/3 आया, तो मतलब 80 तो जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 2 - 2r। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, 80 की वैल्यू मेरे पास 2 - 2r आ रही है, अच्छे से आराम से ऑब्जर्व कर लेना, which would mean that AR is equal to 2 - 2R plus R, else I can say that AR equals to 2 - R। अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना, AR की वैल्यू 2 - R आ गई है। अब आखिरी सिमिलैरिटी अप्लाई कर देता हूं, ट्राइंगल ARS is similar to triangle ACD, so I can say that AR upon AC is equal to RS upon CD। AR की वैल्यू 2 - R, AC की वैल्यू आपको दी हुई थी 10, RS की वैल्यू आपको पता है R, CD की वैल्यू आपको दी हुई है 6। So you can say that 12 is equal to 16R, R इज इक्वल टू 3/4। अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल भी किसी भी चीज में गड़बड़ मत करना। आपके पास अभी रेड वाले सर्कल का इन रेडियस आ चुका है, ठीक है भाई। चलो आज का आखिरी फॉर्मूला आपके सामने है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे 3 चीजें डिफाइन करूंगा और प्रूव आपको घर से करना होगा, प्रूव इसका मैं करवाऊंगा नहीं। आखिरी बात आज की देखते हैं, उसके बाद 10 मिनट की विंडो खोल रहा हूँ, बात करते हैं कुछ आपस में, देखते हैं ना भाई आपको मजा आया क्लास में या नहीं आया, आपने एंजॉय किया या नहीं किया, और जो भी आप और भी कुछ बातें पूछना चाहेंगे उसको मैं जवाब दूंगा, जो भी सुटेबल बात मुझे लगेगी। सो हियर ओ इज गिवन टू बी द सर्कमसेंटर, I is given to be the incenter, capital R is the circumradius, which is usually the notation for circumradius, small r which is usually the notation for in radius, and D is OI, that is distance between circumcenter and incenter। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करवा रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं इससे जरूर फायदा मिलेगा। बहुत ध्यान से रिजल्ट देखना, रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, D² इज इक्वल टू R² -2R इंटू स्मॉल आर। रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रूव कर लेना, मजा आ जाएगा अगर तुम इसका प्रूव करोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो प्लीज सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लेना, D² इज कैपिटल R² -2 into capital R into small r, where capital R is the circumradius, small r is the in radius, and D is the distance between the circumcenter and the incenter। So please make sure that you are trying to prove this result yourself। It is going to be really challenging। RMO के लेवल को जस्ट टच करता है, PRMO के लिए आप सिर्फ इस रिजल्ट को रिटेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हेयर आई एंड माई क्लास। और अब 10 मिनट आपके पास हैं, 10 मिनट में आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं, देखते हैं आपको कुछ कहना है तो भैया आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेट मी सी कि भाई हम क्या करने वाले हैं आगे।
हेलो बच्चों, आई आई इंसिस्ट कि अब आप अपनी बात कुछ भी लिख सकते हैं। चित्रा बोल रही है, कुछ अच्छा सा बोल रही है, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। एल्विन जानना चाहता है मेरे बारे में। बेटा मेरे बारे में कुछ नहीं है, जैसे आपको मैं दिखता हूँ वैसा ही हूं मैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। राघव ने मुझे बोला कि भाई पहला क्वेश्चन देख लो। राघव, मैं पहला क्वेश्चन देख लूंगा, कुछ मिस्टेक विस्टेक बताने की कोशिश कर रहा है। तो भाई मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पॉसिबल मिस्टेक थी। फिर भी अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो डेफिनेटली मैं उसको जज कर लूंगा, आपको बता दूंगा देख के। तो प्लीज 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 आप उस बारे में कोई भी टेंशन मत लेना। ऋषभ कह रहे मेरा नाम बोल दो, ठीक है बोल दिया भाई। अनुष्का कुछ ऐसा बोल रही है जो मैं बिल्कुल विश्वास भी नहीं कर सकता। ही शी सेइंग कि आई एम लाइक बड़े भैया। भाई वो तो मतलब ही इज माय गुरु, तो आप ऐसे मत बोलो बिल्कुल भी। Mohit Raj is saying in the first question, Ri is R1 is saying, he is saying that it is R1 की वैल्यू मुझे बता रहा है 16 प्लस 8 माइनस वाई। बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच मोहित, थैंक यू वेरी मच मोहित। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न हेयर, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न मोहित, बहुत बढ़िया। फिर कुछ क्वेश्चंस ना आप अलग से मतलब, अच्छा मनोज यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर पे एक सेशन बना लीजिए प्लीज। बेटा हमने आपको बिल्कुल फोकस में रखा है, आपकी बात को मैंने सुन ली है, ठीक है। आलोक, यूलर्स ट्रायंगल फॉर्मूला आपको वीडियो में ही दोबारा दिख जाएगा। जैसे ही हम अपनी वीडियो को अभी क्लोज करेंगे, वीडियो आ जाएगी ना, आप उसको देख लेना और उसकी डेरिवेशन करना, आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा। निपुण अपना नाम सुनना चाह रहा है, ठीक है निपुण, गॉड ब्लेस यू बेटा। एंड देन यशवर्धन इज आस्किंग कि मैं कोई गेम खेलता हूँ। बेटा मैं ना ये स्क्रीन गेम वगैरह पसंद नहीं करता, खेलता मैं सारे गेम हूँ लेकिन उनको खेल के छोड़ देता हूँ। सिर्फ यही खेल खेल के देखता हूँ कि भाई आप लोगों को उसमें क्या अच्छा लगता है। देन तक्षय इज सेइंग मेक वीडियो ऑन ऑल थ्योरम। बेटा वो आपके रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में इन्वॉल्व है पूरा सब कुछ चीज। देन एटमाइजर इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु सेज यू आर माय इंस्पिरेशन। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे आप आगे बढ़ो, बहुत अच्छे से आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, इन सब चीजों में मत पढ़ो अभी। फिर एक बच्चे ने ना बुक के लिए पूछा, राष्ट्र बंधु इज आस्किंग फॉर अ बुक फॉर पीआरएमओ। बेटा दो तीन तरीके की बुक है, एक प्रॉब्लम प्राइमर है और मतलब और भी तरीके की चीजें हैं जो आप रेफर कर सकते हो, और वो हमारे रेगुलर पीआरएमओ के चैनल पे आपको बताई जाती हैं, तो आप उसको कर सकते हो। मेनली मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई प्लीज 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 आप इसको लेके ना, जब आप पीआरएमओ के 2012 से लेके 2019 तक के क्वेश्चंस को स्टडी करोगे ना, ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया। स्टडी करने का मतलब है उसको एनालिसिस करना, ये सोचना कि भाई उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो प्लीज 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 आप उसको एनालिसिस में लेके आओ, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को रेफरेंस बना के अपनी स्टडी करो, ठीक है भाई। तक्षय गॉड ब्लेस यू भाई, तक्षय इज सेइंग गॉड ब्लेस यू, मुझे विश करो, मैं सभी को विश करता हूं। एनीवन एल्स? वैभव श्रीवास्तव इज आस्किंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू आरएमओ। बेटा मैं उस क्वेरी को यहां एड्रेस नहीं कर सकता। Anushka is asking about the next class. Beta, that will be on Sunday probably. And then Chitra is asking about me, about the game I play. I don't play बेटा any game. मुझे सारे गेम बहुत ही बोरिंग लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही मोनोटोनस होते हैं। आप भी कोई गेम मत खेलो, पढ़ाई में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना कि आपको कोई गेम खेलने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। फिर कुछ लोग क्लास 10 के लिए पूछ रहे हैं कि हम हायर क्लासेस में क्या क्या मतलब रेफरेंस रहेगा। तो उसके लिए आप पीआरएमओ की हमारी पूरी सीरीज चली थी जिसमें हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उस सीरीज में जितने भी टॉपिक आपको करवाए गए थे वो आगे जेई में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं।
Then Anurag is asking about how is VMC Siliguri. I believe beta every center of Vidyamandir classes is very good. और देखो अब तो आपको सेंट्रल वो है ना भाई, तो आपको पता है कि सेंट्रल काम हो रहा है यहाँ पे। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो बेटा अब मुझे लगता है कि मैंने ज्यादातर बात कर ली है। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।